नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग मृच्छकटिकम के पंचम अंक में वर्षा ऋतु के वर्णन को देख रहे हैं। वर्षा किस प्रकार प्रेमी हृदय को उद्दीप्त करती है, उसका इससे सुंदर वर्णन प्रायशः दुर्लभ प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि दुर्लभ प्राप्त होता है, बल्कि हम यूं कहें कि संस्कृत के समस्त साहित्य में जब प्रेमी और प्रेमिका के मध्य या तो विरह की स्थिति उत्पन्न की जाए या मिलन की स्थिति उत्पन्न की जाए, तो दोनों में उद्दीपन रूप में वर्षा ऋतु को लाया जाता है। और महाकवि कालिदास तो स्वयं मेघदूतम में कहते हैं तीसरे पद्य में कि मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेतः। मतलब कितनी सुंदर पंक्ति है ये कि मेघ के दर्शन मात्र से ही जो सुखी व्यक्ति भी होते हैं, अर्थात जो अपनी पत्नी के साथ रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके भी मन में एक विचित्र प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगती है। अर्थात प्रेमी हृदय जो है वो गलित विगलित होने लगता है। तो वसंत सेना और विट के माध्यम से हम उसी वर्षा का वर्णन प्राप्त कर रहे हैं। उसमें अभी कोई इस प्रकार की प्रेम की भावना अभी प्रबलित होती हुई नहीं दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी स्थूल वर्णन हो रहा है अपनी चतुर्दिक कि वह मेघ कैसा प्रतीत हो रहा है, बादल कैसा दिख रहा है, तो वहां के जो महल आदि हैं, बिजली की जो चमक है, उनसे घर द्वार आदि कैसे प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन कभी अपने काव्य में यदा तदा उपमा आदि का प्रयोग करके उस समाज से अपने को जुड़ता हुआ, अपने को जोड़े हुए प्रतीत हो रहा है। वसंत सेना जब कहती हैं कि देखो यह मेघ जो है ठीक उसी प्रकार से चांदनी का अपहरण कर बैठा है जिस प्रकार कि कमजोर पति वाले पत्नी का अपहरण कोई बलवान कर बैठता है। अब ये बातें हुई, इसका देखिए हमने तो एक सामाजिक अर्थ लेके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन यहां प्रासंगिक अर्थ यह भी है कि इतना घने काले कजरारे बादल हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का जो प्रकाश है वो दिख ही नहीं रहा, अर्थात अंधेरा छाया हुआ। इसका सामान्य अर्थ है कि अगर मेघ ने ज्योत्सना का अपहरण कर लिया तो इसका मतलब है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं दिखाई दे रही, दिन में भी अंधेरा प्रतीत हो रहा है, रात्रि की तरह प्रतीत हो रहा है। उनके हां में हां मिलाते हुए विट भी आगे कहता है कि हां वसंत सेने पश्य पश्य, वसंत सेना देखिए देखिए, ये इधर की ओर देखिए ये कैसा लग रहा है। तो कहते हैं एते ही विद्युत गुणबद्ध कक्षा गजा इवान्योन्यम अभिद्रवंत शक्राज्ञया वारिधराः सधाराः गाम रूप रज्जेव समुद्धरंती। सरल पद्य है, सरल शब्दावली है, केवल अपने समझ को यहां पर टिकाना है। सबसे पहले देखिए एते वारिधराः अर्थात बादल, ये बादल वारिधराः जल को धारण करने वाले। कैसे बादल? सधाराः, कितना सुंदर शब्द है, वारिधराः सधाराः। एते अर्थात ये वारिधराः सधाराः, जल को धारण करने वाले, जल की धार से युक्त जो ये बादल हैं, वह शक्राज्ञया, शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र की आज्ञा से गाम रूप रज्ज्वेव समुद्धरंती। रूप रज्ज्वा इव, मानो रूप्य रज्ज्वा। रूप्य का मतलब होता है मित्रों चांदनी, सिल्वर, चमक छिटक जिसमें होती है, एकदम श्वेत जो चमकती है दूर से ही। ऐसे चांदी की रस्सी से मानो गाम समुद्धरंती पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। अर्थात इतनी भयंकर घनघोर वो दुर्दिन का समय है कि ऐसा लग रहा है कि बादल और पृथ्वी मिलकर के एक हो गए हों। अब इतना तो इसीलिए कहते हैं कि मानो शक्र इंद्र की आज्ञा से यह बादल, जिस बादल से मूसलाधार बारिश हो रही है,
तो वह रूप रज्जु, देखिए क्या है कि बारिश की जो वो पानी की जो जल की जो धारा है वो चांदी की तरह छिटक रही है। तो कवि ने कल्पना उसी में की कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चांदी की रस्सी से गाम यानी पृथ्वी को समुद्धरंती ऊपर की ओर खींच रहा है। कैसे कह रहे, विद्युत गुणबद्ध कक्षाह वारिधराह, ये सारे के सारे विशेषण है वारिधराह के। गजा इवान्योन्यमभिद्रवंत, ये भी बहुवचन है। वारिधराह का कैसे बादल, तो कहता है विद्युत गुणबद्ध कक्षा, विद्युत बिजली, गुण रस्सी यानी बिजली रूपी रस्सी से बंधे हुए कक्ष वाले, कमर वाले, कटी वाले बादल, मानो जिसके कमर में बिजली की रस्सी बंधी हो। अब चूंकि बीच बीच में बिजली चमकती है तो कवि कहते हैं मानो बिजली रूपी रस्सी से बंधा हुआ वह बादल है। कवि की कल्पना है, कहावत भी है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। एते ही विद्युत गुणबद्ध कक्षा। दूसरा है गजा इव अन्योन्यम अभिद्रवंत, जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को टक्कर मारते हैं, है ना, अन्योन्यम परस्पर एक दूसरे को अभिद्रवंत दबाते हैं, टक्कर मारते हैं। तो पर एक दूसरे को टक्कर मारने वाले हाथी के समान जो ये मेघ हैं, अब स्पष्ट वर्णन है। अब आप हाथी के पक्ष को निकाल लीजिए, केवल टक्कर मारने वाले बात को ले लीजिए। आकाश में बारिश के दिनों में बादलों की कई टुकड़ियां होती है, तो एक टुकड़ी दूसरे टुकड़ी से मिलती है, दूसरे टुकड़ी बड़ी होती है तो छोटे टुकड़े को अपने साथ घसीटते हुए लेके चली जाती है। तो इस प्रकार मानो कवि ने यह कल्पना की कि जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को टक्कर मारता है, उसी प्रकार ये बादल परस्पर आपस में एक दूसरे को टक्कर मारने वाले जो बादल हैं वो पृथ्वी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यहां पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचने का निहितार्थ यह हुआ कि ऐसा दुर्दिन है, ऐसा समय उपस्थित है कि मानो आकाश में, बादल में और पृथ्वी के बीच में कोई दूरी बची ही नहीं रह गई हो। तो वो एक दुर्दिन का वर्णन है, मूसलाधार बारिश का वर्णन है, उस समय का जो दृश्य है उसका वर्णन यहां पर विट कर रहा है। फिर विट अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों में एक प्रकार की होड़ लगी है, एक प्रकार शास्त्रार्थ चल रहा है कि इस बारिश की ऋतु का वर्णन कौन कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है। दो पद्य विट बोलेगा तो वही दो तीन पद्य वसंत सेना बोलेंगी। लक्ष्य दोनों का एक है, वह है वर्षा का वर्णन, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि जब वसंत सेना वर्णन करेगी तो वहां पर एक नारी हृदय वर्णन करेगा, और जब विट वर्णन करेगा तो वहां पर एक पुरुष हृदय वर्णन करेगा। और मित्रों देखिए कि जो प्रणय में, प्रेम में नारियां सर्वाधिक समर्पिता होती हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा साहित्य में कहा जाता। यह कोई व्यक्तिगत अनुभव का विषय नहीं हो सकता। हमारा जो साहित्य है वह साहित्य पुनः पुनः यह दिखाता है कि प्रणय में प्रेमिकाएं जो हैं प्रवीण भी होती हैं और कमजोर भी होती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी प्रेमी पर समर्पित होती हैं। तो इसीलिए नारी हृदय से निकलने वाला जो वर्णन होगा वह कोमल और अत्यंत मानो उसके मन की भावना उसमें निकली होगी, और जो पुरुष हृदय का वर्णन होगा उसमें परुषता, कठोरता या वस्तु का वह ऐसा गहन सूक्ष्म अंतःकरण वाला जो वर्णन है वह कम प्रतीत होता है। तो देखिए यहां पर विट क्या वर्णन कर रहा है। महावाताद मातैर महिषकुल नील जलधरैः चल विद्युत पक्षैर जलधिभिरिवान्तः प्रचलितैः इयं गंधोद्दामा नव हरित शष्पांकुरवती धरा धारा पातैर मणिमय शरैर भिद्यते इव। अगर आप देखें तो दोनों पद्यों में, इससे पहले जो 21वां पद्य है और ये जो दूसरा पद्य है 22वां, बहुत अधिक का अंतर नहीं है, बातें वही की जा रही है।
कि क्या बिजली, कैसी बिजली चमक रही है या कैसी क्या दशा है। तो देखिए, महावाताद मातैः, महावात हम इसको सामान्य कह लें आंधी तूफानों से, या घनघोर जो बहने वाली हवा है, बारिश के समय में जो तेज से जो हवा बहती है वही है यहां पर महावात। तो महावाताद मातैः अर्थात उस तेज आंधी तूफान से उड़ाए गए महिषकुल नील जलधरैः, महिषकुल अर्थात भैंसों के समूह के समान नील वर्ण वाले जलधर बादलों से, विद्युत पक्षैः, चल विद्युत पक्षैः, चंचल विद्युत यानी बिजली रूपी पंखों वाले, पंख पक्ष पंख, जलधिभिः, जलधिभिः अंतः प्रचलितैः, जो जलधि है यद्यपि समुद्र है, समुद्र के अंतःकरण में जो प्रचलित, जो क्षुब्ध है अर्थात जो चंचल लहरें हैं, इनसे इयम गंधोद्दामा, ये जो गंध से युक्त, गंध से जो उत्कट गंधोद्दामा धरा, धरा यानी पृथ्वी है। कैसी पृथ्वी? तो नव हरित शष्पांकुरवती, नए नए हरे रंग वाले अंकुरित, नए हरे रंग के जो शष्प यानी दूर्वा आदि जो घास होते हैं, जो गार्डन में जो छोटे छोटे उगने वाले घास होते हैं, तो ऐसे शष्पांकुरवती, ऐसे अंकुरण वाली धरा पृथ्वी, या यूं कहें अब सामान्य भाषा में हरे रंगों से युक्त घास वाली पृथ्वी, धारा पाते, घनघोर मूसलाधार जल की बूंदों के गिरने से, मणिमय शरैः, मणि से युक्त बाणों के द्वारा भिद्यते इव, मानो घायल हुई सी दिखाई दे रही है। सामान्य लीजिए कि इयम धरा भिद्यते इव दृश्यते, कि ये जो पृथ्वी है घायल की तरह प्रतीत हो रही है। कैसे? बारिश से। तो बारिश की जो धारा प्रवाह, जो बहने वाली बूंदें होती हैं, उनके निरंतर गिरते रहने की जो प्रक्रिया है, कवि ने उनको बाण कहा है। तो जिस प्रकार युद्ध भूमि में बाणों से क्षत विक्षत सैन्य जो है वह दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मानो निरंतर जल की धारा के बहते रहने, गिरते रहने के कारण हरी हरी घास वाली जो ये पृथ्वी है और जो गंधों से युक्त जो ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी मानो घायल की तरह प्रतीत हो रही है। सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है, और ये कवि की कल्पना है। मित्रों, इसके बाद वसंत सेना कहती है भाव हेशो पर, फिर हम यहां मिलाते हुए कन्वर्सेशन है, दो लोग मंच पर हैं और उस दोनों लोगों के बीच में अदरवाइज कौन सी बातें होगी, कौन सा शास्त्रीय विमर्श होगा, क्योंकि विट जो है वह सेवक है वसंत सेना का, वसंत सेना जो है वो मालकिन है। तो उन दोनों में क्या बातें होंगी? तो मानो आपस में बैठ करके, आपस में चलते हुए, राह में चलते हुए दोनों उसी वर्षा ऋतु, उसी बारिश का वर्णन कर रहे हैं। तो जब विट ने वर्णन किया तो अब वसंत सेना भी उसके हां में हां मिलाती हुई कहेगी भाव एशो पर। ये देखो, ये एक और भिन्न रूप देखो इस बादल का। भाई, ये सारी बातें जो तुम कह रहे हो वो बातें तो सही है, बहुत ही सुंदर बातें कह रहे हो, लेकिन सुनो, मैं भी एक बात तुमको नई बात बता रही हूं। अब क्या बात बता रही हूं? तो ये देखिए कि ये हीत शिखंडिनाम पटुतरम केकाभिराक्रंदितः प्रोद्गीयेव बलाकया सरभसम सोत्कंठमालिंगितः हंसैरुज्झित पंकजैरतितराम सोद्वेगमुद्वीक्षितः कुर्वन्नंजनमेचका इव दिशो मेघः समुत्तिष्ठति। मेघः समुत्तिष्ठति। देखिए, अब नीचे से हम वाक्य को पकड़ेंगे। लेते हैं मेघः, ठीक है, या मेघः समुत्तिष्ठति, ये एक छोटा वाक्य बना, लेकिन कहता है अंजन मेचक दिशः इव
अब इसको ऐसे देखिए कि दिशः अंजन मेच का दिशा, यानी अंजन कहते हैं काजल, कोलिरियम। काजल के समान जो काली दिशाएं हैं, जो दिशा जो है वो कालिमा युक्त है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिशा प्रतीत नहीं हो रही है, घनघोर अंधकार अगर है तो मानो वो क्या है, सारी की सारी दिशाएं काजल के समान काली दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे मानो दिशाओं को काजल के समान काला बनाता हुआ मेघ उठ रहा है, मेघ और बरस रहा है। मेघ समुत्तिष्ठति, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, मेघ कैसा और घनघोर बारिश कर रहा है, क्यों, कैसे प्रतीत हो रहा है? तो अब देखिए कहता है, पहली पंक्ति को जोड़ें, एहि इति शिखंडिनाम पटुतरम के का भी आक्रंदितः। के का भी अर्थात शिखंडी नाम के का भी, शिखंडिन यानी मोर, मयूर की केका, मयूर की जो आवाज है ना, जैसे कुत्तों की आवाज को हम भौंकना कहते हैं और बिल्ली की आवाज को हम म्याऊं म्याऊं कहते हैं, उसी प्रकार जो मोर की आवाज है उसको केका कहते हैं, केकना। तो मोरों की उस केका ध्वनि यानी केकने की ध्वनि से, वो कैसी ध्वनि है, एहि यानी आ जाओ जल्दी से आ जाओ, इस प्रकार कुशल पूर्वक जो कहा जाने वाला यह वाक्य है वो मयूरों की केका से आक्रंदित, मानो वह मयूर उस मेघ का आह्वान कर रहा है, चीख रहा है मोर, चिल्ला रहा है मोर कि हे मेघ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। यानी यह मेघ भी जो मोर भी जो है मानो वसंत सेना के लिए शत्रु रूप में ही है। फिर कह रही है कि प्रोड्डीयेव बलाकया सरभसम सोत्कंठ मालिंगित, और दूसरी ओर ये देखो आकाश में पंक्तियों में चलने वाली जो बलाका बगुलियां है, सरभसम तीव्र गति से पंक्तिबद्ध जो चलने वाली बगुलियां है, वो सोत्कंठ मालिंगित, उससे पूरी तरह से आलिंगन किया गया मेघ। देखिए आक्रंदित मेघ का विशेषण है, आलिंगित मेघ का विशेषण है, और तीसरी पंक्ति में जो उद्वीक्षित है वह भी मेघ का विशेषण है। यानी कैसा मेघ उठ रहा है, चला आ रहा है, तो जिस मेघ को चीख चीख कर बुला रहा है मोर, ऐसा मेघ, जिस मेघ का आलिंगन तीव्र गति से पंक्तिबद्ध होकर के चलने वाली जो बगुलियां है, ऐसा मेघ। और तीसरी पंक्ति है हंसैरुज्झित पंकजैः, उज्झित पंकजैः हंसैः, पंकज यानी कमल, ठीक है। तो त्याग दिया है कमलों को जिसने, उज्झिताः उज्झितम पंकजम यैह तैह हंसैः, यानी जिसने कमल का परित्याग कर दिया है। अब देखिए जो हंस हैं वो सरोवर में अपना विचरण करते हैं, विहार करते हैं, तो निरंतर वह कमल आदि के मध्य में रहता है, लेकिन जब बारिश की बूंदें आती है या बारिश का मौसम आता है तो मेघ ऐसे सुंदर शोभायमान कमल का भी परित्याग करके और उस बादल की ओर देखता रहता है। तो यहां पर यही बातें की जा रही है कि कमल का परित्याग कर दिया है जिस हंस ने, ऐसे हंसों के द्वारा अतितराम पुनः पुनः बार बार अत्यधिक रूप में सोद्वेगम, एक आवेग के साथ उद्वीक्षित मेघ, जो देखा जा रहा है वह मेघ, अर्थात सतृष्ण भाव से हंस उस मेघ को देख रहा है कि जल्दी से बारिश हो। बगुलियां पंक्तिबद्ध होकर के आकाश में चल रही हैं, उड़ रही हैं, तो कवि ने कल्पना की कि मानो वह बगुलियां मेघ का आलिंगन कर रही हैं, और आलिंगन किसका किया जाता है, प्रियजन का, और आलिंगन इसलिए किया जाता है कि उस प्रियजन का साथ रहे, तो मानो बगुलियां उस मेघ जो कि उसका प्रिय है उसके साथ है। तो ऐसा मेघ, और जैसे ही बादल मडराते हैं, हम आप सभी जानते हैं मयूर जो हैं वो केकना प्रारंभ कर देते हैं। मयूरों का केकना वर्षा होने की अभिव्यक्ति होती है, वर्षा काल का प्रतीक होता है।
तो मानो इन तीनों के द्वारा जो देखी जाने वाली, ये जो बुलाए जाने वाले इनवाइटेड जो मेघ है, वो मानो सारे दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ चला आ रहा है। अर्थात घनघोर बारिश को लिए हुए यह मेघ जो है सामने उपस्थित है। विट फिर यहां से यहां मिलाता है और विट कहता है कि एवं तत्, हाँ जी आप सही कह रही हैं। तथा ही पश्य, चलो फिर एक दूसरे प्रकार से एक बार फिर से हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये मेघ का एक अन्य प्रकार से वर्णन है। तो कहते हैं निष्पंदीकृत पद्म षंड नयनम नष्ट क्षपावासरम विद्युद्भिः क्षण नष्ट दृष्ट तिमिरम प्रच्छादिताशा मुखम निश्चेष्टम स्वपितीव संप्रति पयोधरा गृहांतरगतम स्फीतांबोध रथामनंक जलदच्छत्रापिधानम जगत। अब नीचे की पंक्ति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई शब्द जो है टूटा है। मैं प्रयास करूंगा उसको जोड़ करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन ऊपर की पंक्ति को देखिए क्या कह रहा है कि जलद, नीचे की पंक्ति से ले लीजिए कि जलद छत्रापिधानम जगत, कि बादल रूपी छत्र यानी छतरियों से मानो यह पूरा का पूरा संसार जो है वो ढका हुआ है। कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि इस पूरे काले कजरारे बादल को मानो छतरी समझ लिया है और उस छतरी से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कवर्ड अप है, आच्छादित है। क्या क्या देखिए परिवर्तन क्या क्या है। कहते निष्पंदीकृत पद्म षंड नयनम, कमल समूह के समान जो आंखें हैं वह आंखें जो है वो निष्पंद पड़ गई हैं, अर्थात आंखों में किसी भी प्रकार का सिहरन नहीं है, आंखें मुंद सी गई है। नष्ट क्षपावासरम, दिन और रात मानो नष्ट हो गए, क्या दिन क्या रात। ना तो यह प्रतीत हो रहा कि दिन है और ना ही यह प्रतीत हो रहा कि रात है। और ये सत्य है। आप लोग भ्रमवश कभी कभी अगर बारिश के मौसम में सो करके जगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रातः काल हुआ है, और भ्रमवश ये उदाहरण में पाए जाते हैं कि कई लोग अपने आप मुंह आदि ब्रश आदि करने के लिए भी चले जाते हैं। वो एक भ्रम है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि दिन है या रात है। तो कभी देखिए वो वर्णन करें नष्ट क्षपावासरम विद्युत भी क्षण नष्ट दृष्ट तिमिरम। अब ये जो बिजली जो चमक रही है उसके चमकने से ऐसा क्या होता है कि क्षणे नष्टम और क्षणे दृष्टम। भाई क्षण मात्र के लिए हमें दिखाई दे रहा और दूसरे ही क्षण हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो हमें किसी न किसी चीज का बोध होता है, और बिजली नहीं चमकती तो पूरा का पूरा अंधकार छाया रहता है। तो उसी को कह रहे कि विद्युत भी क्षण नष्ट दृष्ट तिमिरम। यहां पर हम क्षण शब्द को नष्ट के साथ भी लेंगे और क्षण शब्द को दृष्ट के साथ भी लेंगे, यानी क्षणे नष्टम क्षणे दृष्टम। तो इस तरह से यह अर्थ बनेगा। प्रच्छादिताशा मुखम। मित्रों यहां जो आशा मुख है हम इसको दिशा मुख इसका अर्थ लेंगे कि मानो जो दिशाओं के मुंह हैं वो प्रच्छादित आच्छादित कर दिए गए हों। अभी इससे पूर्व के पद्य में भी हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें यह बात निकल कर आई थी कि यह प्रतीत ही नहीं हो रहा कि कौन सी दिशा कौन किधर है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, पता ही नहीं चल रहा। अर्थात मानो मुख क्या होता है, जिसके माध्यम से हम प्रवेश करते हैं, जिसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। तो दिशाओं के मुख अर्थात एक कोई आधार होता है ना, कि जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। वो सारे के सारे आधार विनष्ट हो गए, तो उसी को कहते हैं कि प्रच्छादिताशा मुखम, अर्थात दिशा रूपी जो मुख, दिशाओं के जो मुख हैं वो कवर्ड हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि दिशा किधर है। निश्चेष्टम स्वपितीव संप्रति पयोधारा गृहांतरगतम।
भाई घर के में जो रहने वाले लोग हैं, इस जल की धारा रूपी जो घर है, इस जल की धारा रूपी घर के अंतर्गत निश्चेष्टम स्वपिति, जो गृहस्थ जन हैं, जो लोग हैं, वो बिना किसी हिलडुल के, बिना किसी चंचलता, बिना किसी सिहरन के चुपचाप स्वपिति इव मानो सो रहे हैं। अर्थात ऐसा मौसम है जिसमें लोगों की आवाज तक नहीं सुनाई पड़ रही, रास्ते में लोग दिखाई तक नहीं दे रहे हैं, कहीं से कोई एक संकेत तक नहीं लोगों का प्राप्त हो रहा है। तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जगत ही जो है वह सो रहा है, बिना किसी हिलडुल के, बिना किसी करवट आदि के, निश्चेष्ट भाव से, बिना किसी चेष्टा के सो रहे हैं। तो इस प्रकार मित्रों, हम अपने इस जो व्याख्यान को, इस वर्षा ऋतु को और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ये सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। आप लोगों ने इस वर्णन में साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।